पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियानवान सेक्ट जो था उसके ऊपर मेजर सेक्ट वालों ने आकर हमला शुरू कर दिया था। वो लोग किसी भी हालत में तियानवान सेक्ट को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। उनका टारगेट था तियानवान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना और साथ ही साथ यूनफी को जान से मार डालना, क्योंकि यूनफी ने ही उनकी बेइज्जती की थी ना, तो वो लोग यूनफी को छोड़ने वाले नहीं थे। यूनफी के ऊपर काम मिला था कि उसको फॉक्स डीमन के पास जाना और उसको कंट्रोल करके रखना, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे बाहर निकल कर आ सकती है। जबकि ये काम करने वाला फेंग युआन ही था। फेंग युआन ने यहाँ पर फॉक्स डीमन का साथ दिया था और उसकी सील को कमजोर कर दिया था ताकि किसी भी टाइम पे फॉक्स डीमन बाहर निकल कर आ जाए। तो यूनफी फॉक्स डीमन को रोकने के लिए चला जाता है, जहाँ यूनफी ने ऐसा कौन सा जादू कर लिया था कि क्या करे था पता नहीं, लेकिन उसने आराम से उस फॉक्स डीमन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। जैसा यूनफी चाह रहा था फॉक्स डीमन वही कर रही होती है, जो देखकर सभी हैरान रह चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूनफी को देखते हैं। उसको देखकर सभी लोग दंग रह चुके थे कि यूनफी ने ये कारनामा किया कैसे, वो फॉक्स डीमन उसके कंट्रोल में कैसे जा सकती है। यूनफी सभी से कहना चाहता है कि माफ करना, मैंने आने में थोड़ी सी देरी कर दी, लेकिन लगता है कि बहुत सही टाइम पर आया। अभी तो कोई खेल शुरू ही नहीं हुआ था, खेल तो अब शुरू होगा मेरे आने के बाद। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है ताकि हमें बताया जा सके कि किस तरह से यूनफी ने फॉक्स डीमन को अपने कंट्रोल में लिया था। तो यहाँ पर यूनफी का फॉक्स डीमन के साथ एक कमाल का बैटल हो रहा होता है, जहाँ पर फॉक्स डीमन यूनफी के ऊपर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करती है। वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूनफी भी उसके सभी अटैक को रोकने में लगा हुआ था। फॉक्स डीमन उससे कहती है कि 500 साल से मैं इंतजार कर रही थी, 500 साल से मैं तड़प रही थी इस जगह के अंदर, और अब जाकर मुझे जब मौका मिला है बाहर जाने का, तो मैं ये मौका कैसे जाने दे सकती हूँ। यूनफी, तो मेरे 500 साल के गुस्से का जो कहर है ना, वो सहने वाला है। वो मार मार कर यूनफी को बिल्कुल अधमरा कर चुकी थी, लेकिन फिर भी यूनफी हिम्मत करके एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। वो यहाँ पर फॉक्स डीमन यकीन ही नहीं कर पाती कि मेरे इतने सारे अटैक जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन के अटैक है, उसको ये यूनफी कैसे रोक सकता है। यूनफी आसानी से मेरे अटैक को कैसे रोक गया। तो यूनफी भी यहाँ पर उसको चढ़ाते हुए कहने लग जाता है कि देख तू तो कितनी ज्यादा कमाल की फॉक्स डीमन है ना, लेकिन अफसोस की बात है कि तू 500 साल से कभी सूरज को देख ही नहीं पाई है। 500 साल से तुझे पल पल मौत का एहसास कराया जा रहा है इस जगह पर। तुझे देखकर तो मुझे तेरे ऊपर तरस आता है। तो ये सुनकर फॉक्स डीमन का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर तुझ जैसे इंसान की हिम्मत कैसे हुई जो मुझ जैसी फॉक्स डीमन के ऊपर तरस खाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तेरे तरस की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से। वो उसके बाद यूनफी के ऊपर और भी कई सारे अटैक करना शुरू कर देती है कि तूने मुझ पर तरस खाने की हिम्मत कैसे की, मैं तुझे कोई कमजोर लड़की नजर आती हूँ क्या? अरे मैं फॉक्स डीमन है, तुझे कच्चा निकाल जाऊंगी। यूनफी यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि देख, अगर तू मेरी बात मानती है ना, तो मैं यहाँ पर तेरी हेल्प कर सकता हूँ तुझे ओरिजिनल फ्रीडम देने में, यानी कि मैं तुझे ट्रू फ्रीडम दूंगा, जो कि तू सच में महसूस कर पाएगी कि हाँ, तुझे हर चीज से आजादी मिली है। मुझे पता है कि तेरे अंदर ना एक सप्रेसिंग नीडल को डाला गया है। वो नीडल इस तरह से काम करता है कि वो तुझे यहाँ पर सप्रेस करके रखता है और तेरी सोल पावर को कमजोर करता चाहता है। तो करीब 50 से 100 साल पकड़ के चल ले, इतने ही टाइम के अंदर वो नीडल इतना ज्यादा तुझे कमजोर कर देगा कि तू मर जाएगी। लेकिन हाँ, अगर तू मेरा साथ देने के लिए तैयार होती है, जिस तरह से मैं चाहता हूँ मेरा काम करने के लिए तैयार होती है ना, तो मैं उस सप्रेसिंग नीडल को तेरे अंदर से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद जाकर तुझे मिलेगी पूरी असली वाली आजादी। तब तू महसूस करेगी कि आजादी असल में होती क्या है। तो ये देखकर उस फॉक्स डीमन को तो यकीन ही नहीं होता कि नहीं, तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तेरी बातों में आ जाऊंगी? तुझ जैसे इंसान की बातों में आकर मैं इतनी बड़ी गलतफहमी तो नहीं पालने वाली। वो वापस से यूनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते तो यूनफी कहता है कि ठीक है, लगता है कि अब यहाँ पर नीडल निकाल के तुझे साबित करके दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना काबिल हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और पहले तो यहाँ पर वो फॉक्स डीमन को रोकता है, उसको वहाँ पर ट्रैप करता है, और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए सप्रेसिंग नीडल जो था फॉक्स डीमन के अंदर लगा हुआ, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे से ये काम हो रहा होता है, उस फॉक्स डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि उस तकलीफ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। यूनफी कहता है कि ज्यादा कुछ हलचल करने की कोशिश मत करो, आराम से रहो, मैं तुम्हारा ये सप्रेसिंग नीडल जो है ना उसको बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर यूनफी अपनी पावर का यूज करते हुए आखिरकार उस सप्रेसिंग नीडल को निकालने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसने अपनी स्पिरिट को भी समन कर लिया था और दोनों की पावर को मर्ज करते हुए वो किसी भी तरह से इस काम को कर जाता है। उसने फॉक्स डीमन के अंदर से सप्रेसिंग नीडल को बाहर निकाल दिया था। जैसे ये हुआ था ना, फॉक्स डीमन यकीन नहीं कर पाती कि यूनफी तुमने सच में ये कारनामा करके दिखा दिया। तुम्हें पता है, जैसे नीडल निकली है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी 100 साल की कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया। सच बता रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने ये कारनामा कैसे किया? मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाई थी, मुझे लगा तुम झूठ कह रहे हो, लेकिन जब तुमने ये काम किया है ना, तो मुझे तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा हो गया। तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या है, क्या तुम मुझसे करवाना चाहते हो? तो यूनफी कहते हैं कि देखो, यहाँ पर ना मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। पहला रास्ता ये है कि तुम अब आजाद हो चुकी हो, तुम जहाँ जाओ वहां जा सकती हो, तुम्हारे पर कोई रोक टोक नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि ये दुनिया किस तरह की, किस तरह के इंसान रहते हैं, तो उसके बाद तुम्हें वापस से किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम मेरी पार्टनर बन जाओ, यानी कि तुम एनी टाइम मेरे साथ रहो और जैसा मैं कहता हूँ मेरा काम करो। मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है उन मेजर सेक्ट वाले से मुकाबला करने के लिए। तो अगर तुम इस चीज में मेरा साथ देती हो ना, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हारे जितने भी दुश्मन होंगे, जिन लोगों ने भी तुम्हें यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की है, जिंदगी में कभी भी उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया होगा, सब चीज का बदला लेने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो तुम ही सोचो कि तुम्हारे लिए
बेटर ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन चुनना चाहती हो। तो ये सुनकर यहाँ पर फॉक्स ड्यूमन कहना चाहते कि यूनफी तुमने मुझे इतना अच्छा ऑप्शन दिया तो मैं कैसे इस ऑप्शन को ठुकरा सकती हूँ। आज से तुम मेरे मास्टर हो, मैं तुम्हारे सामने सर झुकाती हूँ, तुम्हें एज अ मास्टर एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि यूनफी की पावर देखकर वो बिल्कुल इंप्रेस हो चुकी थी। तो इस तरह से यहाँ पर यूनफी ने उस फॉक्स ड्यूमन को अपने कंट्रोल में लिया था और उसी के जरिए वो जा चुका था उस मेजर सेक्ट वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर जब यहाँ पर मेजर सेक्ट वालों को पता चलता है कि यूनफी ने फॉक्स ड्यूमन को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है, काम तो बड़ा अच्छा किया तूने, लेकिन खाली अकेले फॉक्स ड्यूमन काफी नहीं होगी हम मेजर सेक्ट वालों को खत्म करने के लिए। वैसे भी तेरे जो दोनों दोस्त थे ना, वो तो अब तक यहाँ पर किनान के हाथों मर गए होंगे, लेकिन तभी उनको वहाँ पर नजर आता है कि ये चेन जो है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा है और उसके पीछे वो जुई और जामू जो थे ना, वो दोनों पड़े हुए थे और उसकी बैंड बजा जा रहे थे। किनान के मास्टर को लगा था कि किनान ने इन दोनों का मार दिया होगा, इनको खत्म कर दिया होगा, लेकिन ये दोनों ही मिलकर जी चेन को मार मार कर अधमरा कर देते हैं और ये चेन की हालत खराब हो चुकी थी। जुई और जामू कहना चाहते हैं कि कैसा लगा हमारा पावर, क्या बे बचकाने लोग, हमें कमजोर समझ के रखे थे, हम भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है। यूनफी के लिए हम अपनी जान तक देने को तैयार है, किसी की जान लेने को भी तैयार है। यूनफी तो अपने दोनों दोस्तों को देखकर बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, मुझे तुम्हें देखकर कितनी अच्छी खुशी महसूस हो रही है। इन लोगों ने कहा कि तुम दोनों खत्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ। वो तो किनान की मास्टर यकीन नहीं कर पाते कि जब ये लोग यहाँ पर जिंदा है तो किनान कहाँ गया, किनान तो नहीं मर गया ना कहीं। तभी वहां पर किनान जो था वो आकर पहुंच जाता है और उसके पीछे तो यिंगिंग लगी हुई थी। वो यिंगिंग यहाँ पर किनान को छोड़ने वाली नहीं थी। यिंगिंग और किनान के बीच में यहाँ पर बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। यिंगिंग तो किनान को बहुत मारती, तो किनान भी कहना चाहते कि लगता है कि तूने अपना मन बना लिया कि तू यहाँ पर मरना ही चाहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है और उसके जरिए वो यिंगिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने को तैयार था। तो जैसे वो यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट के जरिए यिंगिंग के ऊपर अटैक करता है, यिंगिंग एक ही हाथ से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करती है, उसकी मार्शल स्पिरिट को पकड़ती है, उसको उठाकर पटक देती है, जिस वजह से केनान की हालत खराब हो चुकी थी। केनान बड़ा स्टाइल मारा था, लेकिन यिंगिंग ने तो उसको अधमरा करके रख दिया। यिंगिंग कहना चाहती है कि जो भी मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा ना, उसका अंजाम यही होगा, बहुत बुरी तरीके से उसको जान से मार डालूंगी। तो जैसे यिंगिंग यहाँ पर यूनफी को देखती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि यूनफी तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ पर इतनी फाइट कर रही थी और तुम्हें यहाँ पर देख करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारे दोस्तों के ऊपर आंच आने नहीं दूंगी, तो मैंने अपनी जान लगा दी, तुम्हारे किसी भी दोस्त के ऊपर आंच नहीं आई है। उधर फेंग युआन का दिमाग खराब हुआ था कि यहाँ पर सारे के सारे लोग से वो कहने लग जाते हैं कि तुम लोग क्या इस सब चीज के लिए तैयार थे, क्या तुम लोगों को पता था कि यहाँ पर इस तरह की हरकत होने वाली है, आखिर हमारे हर चाल का तुमने उल्टा जवाब कैसे दिया। यहाँ तक ये चेन के जो साथी वगैरह थे ना, वो लोग भी अब यहाँ पर ये चेन का साथ छोड़कर यूनफी के साथ शामिल हो चुके थे। तो ये देखकर तो फेंग युआन और ज्यादा भड़क जाते हैं कि तुम गद्दार गई के, हमारा ग्रुप छोड़कर तुम भागने की हिम्मत कैसे की है। सेक्रेटरी जो थे वो कहने लग जाते हैं फेंग युआन से कि देखो फेंग युआन, अब यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कि तुम ये बैटल हार चुके हो, हमने तुम्हारे हर खतरों का जवाब दिया और हर चीजों का अच्छे से कर दिया हमने, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर करो और ये सारे मामले खत्म करो। लेकिन फेंग युआन कहने लग जाते कि नहीं, बातों से कोई मतलब नहीं, जब हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके तो या तो मरेंगे या तो फिर मारेंगे। वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हैं कि जाओ और खत्म कर दो इन सभी को। तो इसके बाद देखते देखते यहाँ पर एक घमासान बैटल शुरू हो चुका था। एक तरफ मेजर सेक्ट के सभी डिसेबल थे और दूसरी तरफ तियानवान सेक्ट के सारे डिसेबल मौजूद थे और दोनों एक दूसरे की जान लेने को वहां पर तैयार थे। यूनफी भी बीच में आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी फॉक्स डीमन के साथ मिलकर सभी दुश्मनों की वाट लगाया जा रहा था। यूनफी के ऊपर कुछ बंदे अटैक करने के लिए आते हैं, तो यूनफी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उनको बहुत मारता है, मार मार कर उनकी हालत खराब कर चुका था और उसका आधा काम तो फॉक्स डीमन भी कर रही थी। और फॉक्स डीमन तो कह रही होती कि बड़ा मजा आ रहा है, इतने दिनों बाद फाइट करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहीं किनान की जो मास्टर थी वो और फेंग युआन जो होता है वो सेक्ट लीडर को पकड़ लेता है और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में यूनफी आता है और सीधा अटैक देकर मार देता है उन लोगों के ऊपर जिस वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उनको उठाकर दूर फेंक देता है। इस तरह से उसने सेक्ट लीडर की जान तो बचा ली थी और यूनफी ने जो अटैक किया था ना, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस अटैक था। इस वजह से वो अटैक जाकर सीधा यहाँ पर उस किनान की मास्टर को तो लग जाता है, लेकिन फेंग युआन को वो अटैक नहीं लग पाया था। तो ये देखकर बाकी मास्टर बीच में आते हैं और फेंग युआन को धोना शुरू करते हैं। वो उसको उठा पटक मार रहे थे। फेंग युआन को छोड़ने का आज कोई चांस ही नहीं लग रहा था, कोई भी उसको छोड़ने वाला नहीं था। ये देखकर वो जो गैंग लीडर होता है ना, वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा करके यहाँ पर आया, लिटरली तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सैड हो जाओ, मुझे लगता है कि तुमसे कुछ होने वाला है। अब सारी की सारी चीजें मुझे अपने हाथों पे लेनी होगी। अब मैं सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर हैंडल करने को सब कुछ तैयार हूँ। गैंग लीडर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था अपने साथियों की इस तरह से हालत देखकर, क्योंकि सारे के सारे उसके साथी टपक चुके थे। फेंग युआन भी गया, उसकी वो जो किनान की मास्टर थी उसकी भी हालत खराब हुई, सबके सब यहाँ पर अधमरे हो चुके थे। कोई भी फाइट करने की हिम्मत में बचा ही नहीं था, बचा था तो सिर्फ वो गैंग लीडर और उसके अलावा उसका कोई साथी नहीं होता है। तो वो यहाँ पर सभी से कहना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने सरेंडर करो और तियानवान सेक्ट जो है ना वो मेरे हवाले कर दो, तब मैं जाकर तुम लोगों को छोड़ सकता हूँ, वरना बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। लेकिन उसके इस बकवास बातों पर कौन ही यकीन करने वाला था, कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। तो ये देखकर वो गैंग लीडर कहना चाहते कि ठीक है, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, तो अब मैं यहाँ पर अपने अटैक को करने के लिए
तैयार हो। वो यहाँ पर डिवोरिंग अटैक को यूज करता है, जो कि उसका एक बहुत ही ज्यादा कमाल का अटैक था। और जैसे उसने डिवोरिंग अटैक को यूज किया था ना, जितने भी बंदे यहाँ पर मरे हुए थे, जितने लोगों की भी लाशें मौजूद थी, वो सभी की सभी लाशों को अपना डिवोर करना शुरू कर देता है। लाशों की सारी पावर जा रही थी उसी गैंग लीडर के पास, जो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में और मजबूत बनाने में हेल्प कर रही थी। इससे होता ही है कि गैंग लीडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, पहले से भी वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और यहाँ पर उसने वो जो फेंग युआन था उसको भी डिवोर कर लिया था। तो अब यहाँ पर वो फेंग युआन की सोल को अपने हिसाब से वो यूज करवा रहा था। उसकी सोल को एक वो पपेट जैसा बनाकर सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो पपेट जो था उसी गैंग लीडर के कंट्रोल में था, जिसके अंदर डिमोनिक पावर भरी हुई थी। तो ये देखकर युनफी भी अपनी पावर का यूज करता है और उस फेंग युआन के पपेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वो जो पपेट था वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों की डिवोरिंग पावर मौजूद थी ना, तो उसको रोक पाना काफी मुश्किल हो रहा था युनफी के लिए। लेकिन युनफी ऐसे कहाँ रोकने वाला था। युनफी और फॉक्स डिमन जो होते ना, दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए उस पपेट को रोकने में लगे हुए थे। लेकिन फॉक्स डिमन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, यहाँ तक कि युनफी भी एकदम खून से लथपथ हो गया था, क्योंकि वो पपेट का अटैक सच में बहुत खतरनाक था। तो युनफी को पता था कि अगर वो या फिर फॉक्स डिमन अपनी हिम्मत हारते हैं ना, तो तियानुआन सेक्ट आज खत्म हो जाएगा। उनको किसी भी तरह से ये काम करना ही होगा। फॉक्स डिमन तो कहना चाहती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे मास्टर यानी कि युनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। वो तुरंत यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाती है और सीधा उस पपेट को देकर मारती है, जिससे उसने यहाँ पर उस पपेट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन गड़बड़ यूं जाती कि फॉक्स डिमन को बहुत भयंकर अटैक लगा था, वो अधमरी हो गई थी और वो बेहोश होते हुए जमीन पे गिरने लग जाती है। तो ये देखकर युनफी भागकर उसके पास जाता है और उसको उठाकर संभालने लग जाते कि फॉक्स डिमन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी थी मुझे बचाने के लिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन फॉक्स डिमन तो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो कहती है कि तुमने आजादी दिलाई थी ना, मैंने अपनी आजादी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। इतना कहते कहते वो यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी है। युनफी अपने दोस्तों से कहता है कि जाओ इस फॉक्स का ख्याल रखो, इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करने की कोशिश करना, तब तक कि मैं यहाँ पर दुश्मनों को छोड़ूंगा नहीं। देखते ही देखते वहां पर उस गैंग लीडर ने एक बार फिर से फेंग युआन के पपेट को क्रिएट कर लिया था। युनफी यहाँ पर कहना चाहता है कि बस बहुत हो गया, तेरे बार बार पपेट क्रिएट करने से मैं अब बोर हो चुका हूँ, कुछ नया कर सकता है तो वो करके दिखा, वरना मैं यहाँ पर तेरी जान ले लूंगा। यहाँ पर वो कहने लग जाता है गैंग लीडर भी कि युनफी तू मेरे सामने सरेंडर कर, मैं तुझे यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूं, अगर मेरे सामने सरेंडर करता है तो मेरे दिल में आया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा और तेरे इस सेट को भी छोड़ दूंगा, वरना तो भूल जा कि मैं क्या हाल करने वाला हूँ इस सेट का। क्योंकि मुझे वो मेथड चाहिए जिसके जरिए वो सीक्रेट रैम के अंदर जाने की परमिशन मिलती है, मुझे वो स्पॉट चाहिए, वो मेथड चाहिए अंदर जाने का। अगर नहीं देते हो तो माफ करना, मैं पूरे के पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो युनफी कहता है कि मेरे होते हुए तू ये कभी भी अपने प्लान में कामयाब हो ही नहीं पाएगा, मैं देखता हूँ कि तो अपने प्लान में कैसे कामयाब होता है। तो वो कहता है गैंग लीडर की, अच्छा बेटा तू मुझे रोकेगा, अब जा रहा है दिखा मुझे तो क्या कर सकता है। वो तुरंत यहाँ पर गैंग लीडर अपनी पावर को यूज करता है और उस फेंग युआन का जो पपेट था उसके जरिए एक बार फिर से युनफी और सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। युनफी कह रहा था कि मैंने जो फॉक्स डिमन को अपने कंट्रोल में लिया ना, उसके अंदर से वो सप्रेसिंग नीडल बाहर निकाली, इसके जरिए मैंने अपनी बहुत सारी पावर को खो दिया। इस वजह से मैं इस पपेट को अच्छे से डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा हूँ और यहाँ पर इन दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह से सबको बचाना होगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को समन करता है और उसकी सोल पावर के जरिए वो उस पपेट के साथ मुकाबला करने लग गया था। एक तरफ वो पपेट होता है और दूसरी तरफ युनफी की मार्शल स्पिरिट, जहाँ दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। गैंग लीडर कहना चाहता है युनफी से कि युनफी तेरी मार्शल सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इसके अंदर 9 हेवन की पावर है। आखिर तेरी मार्शल स्पिरिट कौन से रैम की है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि तू अब मरने वाला है, तू बच ही नहीं सकता, चाहे दुनिया का कोई भी अटैक तू यहाँ पर क्यों ना बना ले। वो यहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए फिर से युनफी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता, क्योंकि युनफी के पास जो 9 हेवन की पावर थी वो यिंग वाली थी और इस जो गैंग लीडर है उसकी में जो पावर होती है ना वो यांग वाली होती है। जब यिंग यांग आपस में टकराते हैं ना तो ये कोलिजन बहुत डेंजरस हो सकता है युनफी के लिए भी और उस गैंग लीडर के लिए भी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पूरी तरह से रिकवर है। लेकिन रिकवर युनफी नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो नुकसान यहाँ पर युनफी को ही होगा। युनफी अपने दोस्तों के साथ कहता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको रोकने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें पूरी तरह से कामयाब हो पाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि सभी यहाँ से भागो। लेकिन युनफी के दोस्त भागना नहीं चाह रहे थे, वो तुरंत जाते हैं युनफी के पास और उसका साथ देने के लिए वो अपनी पावर को भी यूज करने लग गए थे कि युनफी नहीं, हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, भले से हमारी जान क्यों ना चली जाए, मरेंगे तो हम सब एक साथ मरेंगे और जिंदा रहेंगे तो एक साथ जिंदा रहेंगे। युनफी कहता है कि तुम लोगों की पावर बहुत ज्यादा कम है, तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरी बात मानो, भागो यहाँ से। लेकिन अब देखते देखते पूरा जो पूरा तियानुआन सेक्ट था ना सब एक साथ आकर मिल चुका था, सभी लोग अपनी पावर का यूज करते हुए युनफी का साथ देने के लिए पहुंचे थे ताकि उस गैंग लीडर और उस फेंग युआन का जो पपेट है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, क्योंकि उनके पास यही मौका था कि अगर वो भागेंगे तो हमेशा भागते ही रहेंगे या फिर लड़ेंगे तो लड़कर वो जीत भी सकते हैं। तो एक तरह से पूरे के पूरे तियानुआन सेक्ट की पावर आपस में इकट्ठा हो चुकी थी और सामने वो गैंग लीडर अपनी पपेट के साथ तैयार था लड़ने को। तो इस चीज को देखकर युनफी जो था ना वो बहुत ज्यादा खुश था, वो कहना चाहता है कि ठीक है
जब तुम लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हुए हो ना, तो तुम सबको बढ़िया वाला शो दिखाता हूँ। आज तुम लोगों को पता चलेगा कि असल में पावर किसको कहते हैं और यहाँ पर किसी को मारने का कैसा मजा होता है। फिर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए जब अपनी और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की पावर को यूज कर रहा था ना, तो पूरा आसपास का जो इलाका होता है वो टूटने फूटने लग जाता है। भूकंप आने लग गया था यहाँ पर, क्योंकि उसके साथ उसके सभी दोस्तों की पावर इकट्ठा थी। और जब इतने सारे लोगों की पावर एक साथ अटैक को क्रिएट कर रही है ना, तो ये अटैक पूरा सुनामी यहाँ पर भूकंप लेकर आ रहा था। नजारा देखो तो यहाँ पर सेक्ट लीडर और ग्रैंड लीडर जो थे वो बहुत ज्यादा खुश चाहते हैं कि जरा देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हमारे सारे डिसाइपल हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ खड़े हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी मास्टर वगैरह थे ना, वो भी यूनिफी का साथ देने के लिए आ गए थे। वो यूनिफी से कहना चाहते हैं कि यूनिफी कभी भी ऐसा मत सोचना कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना, वहाँ पर तुम अकेले हो। हम सब तुम्हारे साथ है, अपनी जान की बाजी लगा देंगे तुम्हारा साथ देने के लिए और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। हम सब तुम्हारा साथ देंगे और सबके साथ मिलकर तुम दुश्मनों को हरा पाओगे। तो इस चीज को देखकर यूनिफी कहना चाहता है कि पिछली लाइफ के अंदर जब मैं अपना हेवनली एम्परर रैंक को कल्टीवेट किया था ना, वहां तक के पहुंचा था तो मैं सिर्फ अकेला था, कोई भी मेरा साथ नहीं था। कुछ बंदे थे जिन लोगों की वजह से मेरी वो हालत हुई थी और मैं मरने के कगार में पहुंच गया था, लेकिन मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम मेरा कोई साथ ही नहीं था। लेकिन इस बार जब इस लाइफ में मैं आया हूं ना, तो मेरे साथ इतने लोग हैं जिसको मैं गिन भी नहीं सकता। जब मेरे साथ इतने सारे लोग हैं तो मुझे डरने की क्या ही बात होगी। मेरे दोस्त है, मेरी फैमिली वाले, मेरे मास्टर वगैरह, मेरा पूरा सेक्ट मेरे साथ है। और जब इतने लोगों का साथ हो तो वो इंसान को दुनिया की कोई भी ताकत कैसे हरा सकती है। यूनिफी की मार्शल स्पिरिट अब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और इतने ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी जिसका हिसाब बने था। यूनिफी यहाँ पर सब चीज को डिस्ट्रॉय कर था। सबके अटैक जो थे उस गैंग लीडर के, वो सभी को डिस्ट्रॉय कर चुका था और यहाँ पर एक भी अटैक उस गैंग लीडर का काम ही नहीं किया। यूनिफी के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही थी जिसको यहाँ पर ढंग से देखे ना तो उसकी आंखें चौंधे आ जाए। यहाँ पर देखकर वो गैंग लीडर कहना चाहते कि ये क्या हुआ, तेरे पास हेवनली एम्परर की पावर कैसे आई? क्योंकि यूनिफी अपनी पिछली लाइफ की पावर को यूज करना शुरू कर चुका था। वो गैंग लीडर दंग रह गया था कि हेवनली एम्परर की पावर इसके पास कैसे आ सकती है, ये इंसान है कि क्या है ये। उसको पता था कि उसके तो लगने वाले, अगर वो यहाँ पर कुछ नहीं करता ना तो वो मरेगा। तो वो तुरंत यहाँ पर जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा होता नहीं। एक ही अटैक के अंदर वो खून से नहा चुका था। जैसे एक अटैक लगा यूनिफी का, वो अधमरा हो गया और उसके पर खच्चे उड़ चुके थे। इसके बाद तो चला जाता है वो जो यूनिफी का मार्शल स्पिरिट था अटैक मारने के लिए, और एक ही अटैक करके वो सीधा का सीधा खत्म ही कर देता है उस गैंग लीडर को। गैंग लीडर का देहांत हो चुका था, मौत के घाट उतार कर रख दिया यूनिफी की मार्शल स्पिरिट ने उसको। यूनिफी ने अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर सारे के सारे दुश्मनों को खत्म किया। जितने भी दुश्मन यहाँ पर तियान सेक्ट को मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आए थे, सबका खात्मा हो चुका था। सब दुश्मनों को हटने के बाद वहां पर एक नया सवेरा होता है, नई सूरज की किरण निकली थी जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन एक चीज सभी को हैरान करने वाली ये थी कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि यूनिफी कहाँ चला गया। वो लोग यूनिफी को ढूंढने की कोशिश करते कि यूनिफी तुम कहाँ, तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन यूनिफी किसी को नजर ही नहीं आता। तब थोड़ी देर ढूंढने के बाद उनको यूनिफी नजर तो आता है, वो एक जगह पर थोड़ा सा उदास होकर बैठा हुआ था। सभी लोग उसके पास जाते हैं और कहना चाहते हैं कि यूनिफी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही तो तुम मुझे बताओ ना। तो यहाँ पर यूनिफी कहना चाहते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हाँ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ पका दो तो अच्छा होगा क्योंकि बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है। जो सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश रहते कि फिर तुम्हें खाने की चीज ही ना, हम तो तुम्हारे लिए बेस्ट चीज पकाएंगे। तो सारे के सारी चीजें होने के बाद ना अब बारी आती है सीक्रेट रैम के अंदर जाने की। सेक्रेटरी जो थे वो यहाँ पर कहना चाहते हैं यूनिफी से कि देखो ये जो सीक्रेट रैम है ना, जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बहुत सारी अच्छी चीजें तुम्हें चीजें वहाँ पर मिलेंगी, लेकिन जितनी अच्छी चीजें वहाँ पर मौजूद है ना, उससे भी ज्यादा कहीं गुना खतरा वहाँ पर मौजूद है। तुम्हें हर एक कदम फोक कर रखना होगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि वहाँ पर क्या चीजें हो सकती है। यूनिफी, यिंग जिंग और जामू और एक और वो जो मेटल बी का दूसरा डिसाइबल था ना, इन लोगों को मौका मिला था उसी सीक्रेट रैम के अंदर जाने का। तो यूनिफी फॉक्स डिमन से कहना चाहते हैं कि फॉक्स डिमन तुम कहाँ पर चले गए, तुम नहीं जाने वाली हो क्या मेरे साथ? तो यहाँ पर देखते देखते फॉक्स डिमन आकर पहुंच जाती है जो कि पहले से ठीक हो चुकी थी। वो यूनिफी को देखकर कहती कि यूनिफी तुम्हें खाली मुझे ऑर्डर देना आता है, जिस तरह से चाहो मुझे उस तरह से चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन ठीक है अब क्या करूं, तुमने अपना मास्टर चुना है, मैंने तो तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो इसके बाद सारे के सारे लोग ना सीक्रेट रैम की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। वो लोग सीक्रेट रैम के पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तब हम देख पाते हैं कुछ बंदों को। ये वही बंदे थे जिनको हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था, जो जंगल में भटक रहे थे। इनका इंटेंशन कोई नहीं जानता कि ये लोग क्या करने के लिए आते हैं, लेकिन इनको ये जरूर पता चल जाता है कि उनको ऐसा सेंस होने लगा था कि कोई ना कोई अभी सीक्रेट रैम के अंदर एंट्री मारा है। वो लोग कहने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है वो इंसान जो यहाँ पर सीक्रेट रैम के अंदर एंट्री मार सकता है। हमें ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन हम कंफर्म तो नहीं कर सकते कि आखिर ये ऐसा इंसान है कौन। लेकिन जो भी होना, मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि आगे चलकर जिन लोग ने भी अभी सीक्रेट रैम के अंदर एंट्री मारी है ना, उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर निकल कर आएगा जो हमें चैलेंज करेगा आगे बढ़ने में, और हमारी जो प्लान है ना उसको डिस्ट्रॉय करने में, हमारा काम बिगाड़ने में, वो हमारा सब कुछ बर्बाद करने में टांग घुसाएगा। लेकिन वो इंसान कौन होगा मुझे वो नहीं पता, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है कि जब ये लोग यहाँ पर अंदर गए हैं ना, तो अंदर से बाहर आना इनके लिए नामुमकिन होगा क्योंकि ये लोग पहली बार जा रहे होंगे उसी सीक्रेट रैम के अंदर। लेकिन हमारा तो आना जाना लगा रहता है। जरा एक बार जाने तो दो इन लोगों को, तब पता चलेगा कि इन लोगों ने अंदर जाकर कितनी बड़ी गलती की है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसी सीक्रेट रैम का सीन जहाँ पर ना अजीब सा एक फॉर्मेशन लगा हुआ था और फॉर्मेशन को फाड़ कर एक बहुत ही भयंकर सा बीस्ट
बीस्ट बाहर निकल कर आता है। ये वही बीस्ट है जो कि सीक्रेट टाइम के ना गार्डियन करता होगा, और ये बीस्ट सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये बीस्ट यहाँ पर आया था सभी की वाट लगाने के लिए। जिस सीन को दिखाते हैं साथ ही ये वाला जो एपिसोड है ना वो यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड ही यहाँ पर खत्म नहीं हुआ बल्कि सीजन खत्म हो गया। अब सीक्रेट टाइम का क्या सीक्रेट था, वहां पर जाने के बाद यूनिफी को क्या चीजें मिल सकती है, वो कितना खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्या वो आगे उसका सफर होगा, वो हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा, जिसकी अभी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ महीनों के अंदर रिलीज हो जाना चाहिए। जैसे वो रिलीज होगा मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा और मैं उसको जरूर एक्सप्लेन भी करूंगा। तब तक के अलविदा, हम यहाँ पर दूसरी सीरीज की वीडियो अपलोड किया करेंगे, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।